नेक्स्ट है आपका डिजीज मैनेजमेंट थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस। कर्षण क्रियाएं, कल्चरल को हिंदी में कहते हैं कर्षण क्रियाएं। क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जब क्रॉप को उगाते हैं तो हम वहीं पर उगाने की क्रियाओं में ही कुछ चेंज करके हम क्रॉप को कल्टीवेट करें। मतलब जैसे कि इसके प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन सिद्धांत है कि इन्फेक्शन सेंटर पे ही इन्फेक्शन को खत्म कर दिया जाए। दूसरा, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ दो। तीसरा, जो आपका पैथोजन है उसको भोजन ना मिले। चौथा, आप उस पैथोजन के लिए कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों को बना दें जिससे कि पैथोजन आगे ग्रो ही ना कर पाए। इसका सबसे पहले है क्रॉप रोटेशन। ये किसके लिए पॉसिबल है? जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि सॉइल मृदा में सॉइल बॉर्न पैथोजन होते हैं आपके मिट्टी में उपस्थित पैथोजन, ठीक है, जो मिट्टी में ही मिल जाएं, ठीक है। तो उनको आप रिमूव नहीं कर सकते बहुत जल्दी से, केमिकल्स स्प्रे करेंगे, लेकिन फिर भी आपको उनको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। सॉइल में कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है स्पोर, ठीक है। पैथोजन नॉट गेट होस्ट एंड डाई, इसका क्या मेन होता है? ये क्रॉप रोटेशन के लिए, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र में ये सॉइल बॉर्न जो मृदा से उत्पन्न पैथोजन है उनके लिए होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि पैथोजन को होस्ट ना मिले। जब आप क्रॉप रोटेट कर देंगे, जो उस पहले उस सॉइल में जो क्रॉप लगी थी तो उसी के पैथोजन वहां प्रेजेंट है ना, तो जब दोबारा आप दूसरी क्रॉप लगा देंगे तो जो पहली क्रॉप से प्रीवियस जो क्रॉप थी उसके जो प्रेजेंट सॉइल बॉन्ड जो ये पैथोजन है वो वहां होंगे। जब आपने दूसरी होस्ट क्रॉप लगा दी तो वहां पर उसको वो होस्ट नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। ये जो अब ये मतलब अलग अलग कर दिया है। जो सॉइल इनहेबिटेंट, जो सॉइल में 5 साल से ज्यादा तक रहे, उनके लिए ये बहुत सक्सेसफुल है। स्यूडोमोनास सोलेनेशियरम, ये बैक्टीरिया है, रूट नॉट निमेटोड है, ये एग्जाम्पल देती हैं, ठीक है। सॉइल में इन्वेट करते हैं जैसे कि राइजोक्टोनिया स्पीशीज जो 5 साल से कम हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सैनिटेशन, साफ सफाई, जिससे आप फील्ड को क्या करते हैं, फैलोइंग करते हैं, परती छोड़ देते हैं। सैनिटेशन जो प्लांट पे डेब्रिस और ये सब है उनको ना इकट्ठा होने दें, जिससे और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, क्रॉप रेजिड्यू को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। जो डिजीज आती हैं, जब भी डिजीज होती हैं वो उनके जो सॉइल का, ये जो आपकी प्लांट होस्ट प्लांट की डेब्रिस छूट जाती है, भूसा है, उसके पत्ते हैं, उनमें रहती हैं, ठीक है। उनमें सॉइल, ये आपके स्पोर्स और सेक्सुअल स्टेजेस वाले स्पोर्स और ये आपके माइसिलियम उसमें सरवाइव कर लेते हैं। उसलिए उसकी वजह से वहां पर डेब्रिस में ये डिजीज का सोर्स बन जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्रॉप की जो रेजिड्यूज हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं, उनको खत्म कर देना है। दूसरा, होस्ट और पैथोजन को ही उखाड़ देना है। तीसरा, एलिमिनेशन ऑफ ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग होस्ट एंड वीड्स, जो जिसमें ये प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव करता है, जिन वीड्स में उनको भी उखाड़ के फेंक देना। जिन वीड्स में या किसी और प्लांट्स में जो वहां पे अवेलेबल जंगली प्लांट्स होते हैं या किसी और तरह के प्लांट्स में, उनको हटा देना। जहां पर की पैथोजन गर्मियों में एक्सट्रीम, जो गर्मियों वाले होते हैं, जो ठंड वाले हैं वो एक्सट्रीम गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो ठंड वाले हैं, गर्मी वाले हैं, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये जाके दूसरे वीड्स और होस्ट प्लांट पे जाके सरवाइव करते हैं, तो उनको ही नष्ट कर देना। इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। अब अभी आप लोगों ने रोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब आगे आके रोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आप पढ़ेंगे कि उसमें कई सारे होस्ट अल्टरनेट होता है, एकांतर परपोषी, ठीक है। एकांतर परपोषी में क्या होता है कि जब कोई रोग होता है, वो रोग, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ वीट रस का, किट, गेहूं का किट,
गेहूं का किट गेहूं पे लगता है, ठीक है। जब गेहूं की फसल नहीं रहती है, जब गेहूं कट जाता है तो बारबेरी लीफ, बारबेरी का एक पौधा होता है जिसमें कि ये व्हीट रस्ट के कुछ स्टेजेस हैं, वो वहां जाके बारबेरी में सरवाइव करने लगती है। जब गेहूं का सीजन दोबारा आता है तो ये बारबेरी लीफ से उड़कर गेहूं पर पहुंच जाता है और उसमें रोगजनक का काम करता है। तो आपको बारबेरी इरेडिकेशन ऑफ अटर्नट्स, एकांतर परपोषी को ही हटा देना, यानी बारबेरी ही हटा दिया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल जो प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करते हैं प्लांट को उगाने के लिए, उनमें कुछ रूपांतरण कर दें जिसकी वजह से डिजीज ना आए। जैसे कि आपकी है मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित क्रॉपिंग करना, मिश्रित पौधे को लगाना। ज्वार और अरहर, अरहर पर आती है अरहर की विल्ट, मिलानी। अरहर का मिलानी रोग होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम उडम स्पीशीज के द्वारा। जब हम ज्वार को इसके साथ लगा देते हैं अरहर के साथ, तो उससे एक HCN हाइड्रोजन साइनाइड केमिकल सीक्रेट होता है जो इस फ्यूजेरियम इस ऑक्सीस्पोरम पे कंट्रोल का काम करता है। ये एंटीबायोसिस भी होगी एक तरीके से, उससे ज्वार से केमिकल निकल रहा है और फ्यूजेरियम को कंट्रोल कर रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी एग्जाम्पल हो गया ये। मिक्स क्रॉपिंग की, ज्वार लगाया, ज्वार से HCN निकला, HCN ने इस पर इफेक्ट किया, है ना, केमिकल है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड ओवर क्राउडिंग और प्लांट स्पेसिंग। आप प्लांट को पास पास ना लगाएं, प्लांट को प्रॉपर दूरी बना के लगाएं, जिससे कि जब आसपास बिल्कुल जो भीड़ नहीं होगी। अब कोरोना कैसे फैल रहा है, भीड़ में ना, जब भीड़ में पास पास होते हैं तो उसके फैलने की क्षमता बढ़ जाती है, पास पास जल्दी से फैलेगा और वहीं पर आपके पास स्पेस होगी। कहते हैं ना 2 गज की दूरी, तो अब प्लांट को लगाने में यहाँ 2 गज की दूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेस मेंटेन करनी है जिससे स्पोर को उड़ के जाने में टाइम लगे, और जब वो उड़ के ऊपर जाएगा तो हो सकता है बीच में ही गिर जाए, और वहीं बिल्कुल पास पास होंगे। एक चीज ये है, जैसे अब प्लांट्स हैं आपके, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से यहाँ से स्पोर निकला, इस पे जाने में उसको इजी है, फटाफट पहुंच जाएगा। अब वहीं पर आपका इतनी दूरी पर है, तो जब वो उड़ के यहाँ जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। हो सकता है इसी बीच में यहाँ पे कोई बैरियर आ जाए और वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाए, डिजीज कॉज ना कर पाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ओवर क्राउडिंग रोकने के लिए डैम्पिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का आर्द्र गलन रोग। इसके बाद अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ सोइंग, डेट ऑफ जो बीज को लगाने की डेट है उसमें चेंज करके, उसमें क्या करेंगे, जैसे कि तो एक होता है आपका, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, डिजीज ट्रायंगल। यहाँ पे होता है एक होता है पैथोजन, इसमें एक होता है आपका होस्ट, एक होता है आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। अब पैथोजन, होस्ट यानी कि परपोषी, और परपोषी पैथोजन को रोगजनक, और वातावरण की दशाएं, ये तीनों एक साथ मिलनी चाहिए। जब ये तीनों एक साथ मिलती हैं तब जो है क्या होता है, डिजीज कॉज होती है, तब रोग उत्पन्न होता है। और इसी के साथ एक और फैक्टर होता है टाइम, समय। इसलिए इस डिजीज ट्रायंगल को डिजीज टेट्राहेड्रॉन कह दिया गया। टाइम और जरूरत है, मतलब ये रोगग्राही अवस्था, ठीक है। दूसरा आपकी रोगग्राही अवस्था होनी चाहिए उसकी परपोषी पौधे की, रोगजनक की, रोग कॉज करने की अवस्था होनी चाहिए। तीसरा एनवायरमेंट, प्रतिकूल
अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, ये एक टाइम एक साथ मिले, एक समय पर जब मिलती हैं तब डिजीज रोग उत्पन्न होता है। तो हम डेट जो अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ सोइंग कह रहे हैं, हम रोग इस तरह से प्लांट लगाएं, अर्ली वेराइटीज लगाएं, मिड वेराइटीज लगाएं, लेट वेराइटीज लगाएं, जो रोगग्राही पौधे की रोगग्राही अवस्था है वो रोगजनक के साथ ना फिट हो, मतलब दोनों अवस्थाएं एक साथ ना मिलें, इस तरह से लगाएं जिससे रोग की उत्पत्ति ना हो। जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीपर्स, ये जो है जिस एल्ब्यूगो कैंडिडा से आता है, इसका जो टाइम आए, ये ठंड में, ये जनवरी इसी वाले टाइम पीरियड में आता है, तो ये होना चाहिए कि अर्ली वैरायटीज लगा दे जिससे कि वो रोगग्राही अवस्था इसके साथ मैच ना करे। प्रॉपर इरिगेशन, सिंचाई की उपयुक्त सिंचाई करनी चाहिए, जहां जरूरत है ज्यादा सिंचाई की वहां ज्यादा सिंचाई कर देनी चाहिए, जहां कम सिंचाई की जरूरत है वहीं कम सिंचाई की करनी चाहिए। तो ये इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि ये सिंचाई की वजह से इस रोग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर सिंचाई होनी चाहिए। ठीक है, कई बार विल्ट डिजीज है, विल्ट डिजीज में प्रॉपर पानी लगाते रहोगे, ज्यादा पानी लगाओगे तो रोग को रोकेगा। या और ये है और डिजीज है जिनमें पानी कम लगता है, ज्यादा लगा दोगे रोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉपर इरिगेशन करना है। हॉट वेदर डीप फ्लोइंग, तो डीप फ्लोइंग जब आपके गर्मियों वाला मौसम है जिसमें कि आप गहरी जुताई कर सकते हैं, तो उस गहरी जुताई से क्या होता है, जो उसमें मिट्टी में प्रेजेंट इसके स्पोर्स होते हैं, इनके जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, वो जो है ऊपर आ जाते हैं और गर्मी में मर जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ये आपकी कर्षण क्रियाओं में आ रहा है। ठीक है, तो इतना कर्षण क्रियाएं आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी से वहीं से सबसे पहले शुरुआत, ये नियम है डिजीज का कि पहले ही रोग को आने से पहले ही रोक दो। रोग को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है, लेकिन रोग आए ही ना सबसे पहले वही कर लो, क्योंकि बीज लगाओगे, ट्रीटेड बीज लगाओगे, आप सारी इनका कल्चरल कंट्रोल करते रहोगे तो रोग ही नहीं आएगा। क्योंकि और चीजें करोगे कंट्रोल करना आता है, आसान भी नहीं है, मैनेज ही कर सकते हो, एक बार डिजीज आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद मेथड ऑफ सोइंग, अब जैसे जो रोग जो हैं आपके उथली जमीन पे रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस पे रहते हैं, उनमें डीप सोइंग कर दो, तो उसमें क्या होता है, रोग जो है नीचे उसमें इफेक्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से आप डिजीज से बच जाते हैं। हाई रिजिंग, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की क्रॉप जैसे लगाते हैं, आलू की रिज पे लगाते हैं, जब आलू आने का टाइम होता है तो उस पर और मिट्टी चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं, क्योंकि आलू पर जो लेट ब्लाइट है, पिछेता झुलसा रोग है, वो जो है उस पे ऊपर से जब रोग जनक के उसके जो स्पोर्स गिरते हैं वो मिट्टी में प्रेजेंट आलू होता है उस पे इफेक्ट कर देते हैं, ट्यूबर पे, तो उस पे झुलसा रोग आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए उस पे मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर और मिट्टी चढ़ा देते हैं आलू के ऊपर। तो ये जो आलू में क्या इंपॉर्टेंट है, आलू, बाकी पौधे का तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पौधा तो सिर्फ आलू पैदा करने के लिए लगाया गया, आलू को बचाना है आपने। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड, जैसे कि ये है आपकी लूज स्पंट अनावृत कंड रोग, वीट का अनावृत कंड रोग है, उसमें जो है क्या होता है कि बीज के साथ गेहूं के साथ ही, मतलब जिसमें रोग के स्पोर्स है उसी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो आपको उसको निकाल देना है, हेल्दी सीड्स को मिला के केवल हेल्दी सीड्स ही लगाने हैं, तो डिजीज को आप यहीं पर रोक सकते हैं। इसके बाद यूज ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, आप इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे जिससे कि आप डिजीज को रोक पाए। ये इसका डैम्पिंग ऑफ का एग्जांपल था, जो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग करने से, ऑर्गेनिक चीजें डालने से ये कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन,
एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल रिएक्शन, सॉइल का पीएच, सॉइल का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी सॉइल की पीएच को कंट्रोल करना। सॉइल में एसिडिक सॉइल है या एल्कलाइन सॉइल है या न्यूट्रल सॉइल है, तो उसके हिसाब से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स है। एडजस्टमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग टाइम, अब हार्वेस्टिंग टाइम को एडजस्ट कर लो। मान लो डिजीज जो है, जैसे अब लेट ब्लाइट के लिए कर सकते हैं इसको कट अपर पोर्शन, डिजीज जो है ऊपर, सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में, प्लांट के पत्तियों वाले पोर्शन में आती है, वहां से इसमें स्पोर्स बनते हैं जो इन्वेट करके सॉइल के अंदर पहुंचते हैं और आलू को इफेक्ट करते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको ऊपर वाले पोर्शन को ही कट कर दिया तो वो आगे सर्वाइव ही ना कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ तरीके हैं। एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, ये आपने सिलेक्शन, अब आप क्या है उस जगह को सेलेक्ट कर लें, लैंड या फील्ड को सेलेक्ट कर लें सोइंग के टाइम बीज को, जिससे कि वहां पर पैथोजन प्रेजेंट ही ना हो। पहले तो सॉइल को ही अवॉइड कर लें, फील्ड को ही अवॉइड कर लें। मान लो यहाँ पर ये मेज लगाना है और वहां पर लेट ब्लाइट आलू लगाना है, लेट ब्लाइट पहले से आ चुकी है तो उसको अवॉइड कर दे। तो जिससे क्या होता है कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, ससेप्टिबल रोग ग्राही अवस्था प्लांट की और होस्ट की एक साथ, वो पैथोजन की एक साथ ना आए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, आप ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह से सेलेक्ट करें जो डिजीज को, उस डिजीज को मतलब भौगोलिक क्षेत्र में क्या आएगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, भाई उस जगह पे ये रोग आता है तो उस जगह पे रोग, उस रोग की फसलें ना ली जाए। जैसे कि स्मट डिजीज ऑफ बाजरा, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी, ये वेट एरियाज को अवॉइड करिए, तो उसमें रोक सकता है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग में बता चुकी हूँ, डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज में आपको बता चुकी हूँ, और सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक, डिजीज फ्री लेना है ये भी मैं बता दिया आपको कि डिजीज फ्री सीड बताया था। इसके अलावा जिन प्लांट्स में हम प्लांटिंग के लिए नर्सरी है या और कुछ मटेरियल, जैसे आलू में ट्यूबर यूज करते हैं, गन्ने में सेट यूज करते हैं, उनको डिजीज फ्री यूज करेंगे। मॉडिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि आपको फर्टिलाइजर, मैन्योर, टाइम, मेथड ऑफ प्लांटिंग, डीप, ये डेप्थ ऑफ सोइंग, ये सब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आपका हो गया कल्चरल कंट्रोल।